शिक्षा की तपोस्थली काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है, ना तो अहम काव्ये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम काव्ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्थिनाशनम। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य भी इसी उद्देश्य की प्राप्ति है। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी को हृदय से नमन करते हुए इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में आयुर्वेद संकाय एवं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में गिलोय जन जागरूकता अभियान के अवसर पर स्वास्थ्य संवर्धन संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी के समय गिलोय एवं आयुर्वेद पद्धति की उपादेयता किसी से भी छिपी नहीं है। इसे आपदा के अवसर की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कोरोना काल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने जो योगदान दिया है, इससे जनमानस में आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसी क्रम में आयुर्वेद की उपयोगिता एवं उपलब्धता को घर घर में पहुंचा सके, इसी उद्देश्य से आज की इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद जन जागरूकता अभियान एवं संकाय का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त डॉक्यूमेंट्री आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। पूरे कार्यक्रम का दूसरी बात आज विश्व में विज्ञान व अत्याधुनिक तकनीक की नवीनतम अवस्था का द्योतक भारतीय पुरातत्व विज्ञान है। ये सर्वविदित है। हालांकि ये विडंबना है कि आज भारतीय मूलभूत औषधीय संपदा में भारत में ही उपेक्षित है, जबकि विदेशों में इन्हें इनोवेशन की श्रेणी में लाकर पेटेंट करवाने की चेष्टा की जा रही है। प्रश्न है कि हमारे मूलभूत ज्ञान व संपदाओं की आज ऐसी अवस्था क्यों? अनुसंधान का जहाँ तक प्रश्न है, हम आयुर्वेद की विधि नहीं करते, वो हमारा मूल है। मगर हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम जो भी अनुसंधान करें वह न केवल भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए उपयोगी हो, और इसके लिए हमें अपने आयुर्वेदीय अनुसंधानों को आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानों के मापदंडों पर भी खरा उतारना पड़े, ताकि पूरे विश्व के लिए वह स्वीकार्य हो और न केवल भारत बल्कि पूरी विश्व की जनता उससे लाभ ले। गिलोय मिशन आज का जो कार्यक्रम है, अमृत मिशन है, शुभकामना देता हूँ और सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कोविड महामारी के दौरान गिलोय का काफी उपयोग हुआ है और उसने जन भावना पैदा की है कि गिलोय से उनको महामारी है उससे बचाव मिल सकता है। इससे एक बहुत बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ है जनमानस में, और ये केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व पटल पे ऐसा हुआ है। और ये सही समय है कि सभी आयुर्वेदाचार्यों और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करना चाहिए, और जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनके साथ मिलकर कि हम इस तरह गिलोय जैसी जो औषधियां हैं उनपे अनुसंधान करें और इसको विश्व पटल पे स्थापित करें। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामना करता हूँ। आयुर्वेद के भूमंडलीकरण की ऐसी चुनौतियों को स्वीकारते हुए गिलोय जागरूकता अभियान के प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी ने आयुर्वेद के सिद्धांतों व वैद्य परंपरा से जुड़े होकर आयुर्वेद संकाय BHU में एक अध्यापक और संकाय प्रमुख के रूप में 41 वर्षों में लगभग 60 नए ऐसे शोध कार्य किए, जो कि आयुर्वेद को वैश्विक वैज्ञानिक कसौटी पर स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान है। संस्थान के नाड़ी विज्ञान विशेषज्ञ वैद्य सुशील कुमार दुबे ने संकाय में अष्टांग आयुर्वेद की 3 नई इकाइयों को स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसके पश्चात संकाय प्रमुख द्वारा नए कोर्सेज की शुरुआत की गई, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम इंटीग्रेशन ऑफ साइंसेज एंड रिसर्च की बात कर रहे हैं, जबकि आज से 100 वर्ष पूर्व ही महामना मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना करते समय ही सर्वप्रथम आयुर्वेद संकाय स्थापित करने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित करके चरितार्थ कर दी थी। जनवरी 2020 में NNPV के तत्वावधान में संकाय ने गिलोय जागरूकता अभियान परियोजना के अंतर्गत वाराणसी एवं मिर्जापुर मंडल के 7 जिलों में 2 लाख गिलोय के पौधों को वितरित करना
तथा जागरूकता गोष्ठियां आयोजित करना शुरू किया। उसी दौरान कोविड-19 के प्रकोप के चलते किसानों को फोन से ही ट्रेनिंग देते हुए 400 छोटी-छोटी नर्सरीज लगवाई तथा ग्राम पंचायतों में गिलोय का वितरण सुनिश्चित करवाया। इस परियोजना को सफल बनाने में माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.के. जैन, निदेशक प्रोफेसर बी.आर. मित्तल, संकाय प्रमुख आयुर्वेद प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी के मार्गदर्शन, मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल एवं जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी का अतुलनीय सहयोग मिलता रहा। इस परियोजना से जुड़ने का अवसर अनेक एनजीओ को मिला और इस तरह गिलोय पूरे नगर में वितरण होने लगा। गिलोय को लोग अपने घरों की बालकनी के गमलों में व क्यारियों में लगाने लगे। इसमें 2 लाख पौधों का निःशुल्क वितरण वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के 7 जिलों में करना और उसी समय लॉकडाउन लग गया मार्च में। आप समझिए कि विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोगों ने वर्चुअल 400 किसानों को ट्रेन किया, उनसे नर्सरी लगवाई और उन्हीं से लोकल भी डिस्ट्रीब्यूट करवाई। और इसलिए मैं एनएमटीवी के रीजनल डायरेक्टर अरुण चंदन जी हैं और इसके हमारे को-पीआई किशोर कुमार दुबे हैं, इनको विशेष बधाई। इस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण आयाम तब आया जब आयुष मंत्रालय द्वारा गिलोय के प्रयोग को कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में सम्मिलित कर दिया गया। सफलताओं के इस क्रम में एक नई चुनौती भी सामने आने लगी कि जहां एक ओर अचानक गिलोय की मांग नगरों व गाँव में बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस मांग व आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए परियोजना में निजी नर्सरीज को शामिल किया गया और इस प्रकार गिलोय जागरूकता की ये परियोजना 2 वर्षों तक चलती रही। इस परियोजना के अभूतपूर्व संख्या में लेख प्रकाशित हुए, अनेक साक्षात्कार हुए, अखबार, रेडियो, वेबिनार एवं सोशल मीडिया में लोगों ने स्वागत किया। आज इस परियोजना का समापन है और ये भारतीय आयुर्वेद की सफल यात्रा में एक मील का पत्थर है। संकाय की प्रमुख ताजा उपलब्धियां। वर्ष 2017 में संकाय में वेलनेस सेंटर की स्थापना को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने 2018 में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर पूरे देश में शुरू किए। अष्टांग आयुर्वेद, जो कि 2019 में संकाय में शुरू हुआ था, उसको भारत सरकार ने 2020 में स्वीकृति देते हुए राजपत्र में शामिल किया। आयुर्वेद विद्या की एक मूलभूत चिकित्सीय प्रणाली मसाज है, जिसका अब तक कोई आधिकारिक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। आयुर्वेद संकाय ने 2019 में इस पर एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया, जिसे स्किल इंडिया काउंसिल ने 2020 में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया। आयुर्वेद संकाय के द्वारा जून 2020 में कोविड-19 मैनेजमेंट गाइडलाइन 16 वैद्यों के लगभग 100 घंटों के मंथन के बाद तैयार की गई, जिसको राष्ट्रीय जर्नल IJPK में प्रकाशित करते हुए 2021 में भारत सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइन में भी शामिल कर लिया। ऐसी उपलब्धियों से ये स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद संकाय BHU इनोवेशन में पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद की सबसे अग्रणी संस्थान है। आयुर्वेद के विधान को दैनिक दिनचर्या में आत्मसात करने का सबसे आसान तरीका अपने भोजन को संतुलित करना है। इसे जन जन तक पहुंचाने हेतु आहार महाऔषधि एक वृहद कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें खान पान के प्रकार एवं क्रमवार ग्रहण करने के समय को सही करके तथा अपने रसोई में उपलब्ध मसालों के समुचित उपयोग की विधि को जन जन तक पहुंचाने हेतु प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन हाउस नाम से 5 पौधों को घर घर में लगाने एवं उनके दैनिक उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम किए। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है इसको हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से सिंपल भारत का पहला हमारा कार्यक्रम है जिसमें आहार को आयुर्वेद विधि से क्रमवार बना करके ही अगर आहार महाऔषधि है तो आहार का उपयोग अगर हम सही करते हैं तो हमें औषधि की आवश्यकता नहीं है। आहार में महाऔषधि और उस ड्रग से रिकवर करने से ओवरईटिंग हैबिट से ओवरवेट का ओवर हमारा अगला उद्देश्य होगा प्रदेश में जाए देश में स्वास्थ्य शिक्षा में भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक वर्चुअल लैब की स्थापना करने का प्रयास संकाय में चल रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार का सहयोग अपेक्षित है। वर्तमान में मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा की दूरदृष्टि से प्रेरणा लेकर ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे आयुर्वेद वैज्ञानिक आधार लेते हुए
जनमानस को ग्राह्य हो सके, उनकी स्वीकृति को नया आयाम मिल सके तथा हेल्थ टूरिज्म के साथ साथ किसानों की आय बढ़ने की दिशा में भी प्रगति हो सके। अब मैं अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम के आयोजन सचिव वैद्य सुशील कुमार दुबे सर से कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं अब अनुरोध करता हूं कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी सर से कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करता हूं संकाय प्रमुख प्रोफेसर पीके गोस्वामी सर से कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में अब मैं अनुरोध करता हूं निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान प्रोफेसर बीआर मित्तल सर से कि वह मंच पर आसीन होकर हमें सुशोभित करें। अब मैं अनुरोध करता हूं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण चंदन, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय औषध उत्पादक बोर्ड से कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने विशिष्ट अतिथि श्री अशोक कुमार शाही, संयुक्त निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन से कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं अपने विशिष्ट अतिथि श्रीमान दीपक अग्रवाल जी से, मंडलायुक्त वाराणसी, कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीके शुक्ला सर से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन सर से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि के साथ मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि वे भगवान धन्वंतरी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा का माल्यार्पण के उपरांत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक हैं, तो महामना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कोटि कोटि विद्यमान है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप प्रकाश का द्योतक है, तो प्रकाश ज्ञान का। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हमारी सनातन परंपरा में दीप प्रज्वलन से ही किया जाता है। मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की इस औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं कुलगीत हेतु संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने छात्रों कुमारी सुरुचि, अंजलि वर्मा, स्नेहा सिंह, अभिनव नारायण आचार्य एवं मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर कुलगीत का गायन करें। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कुलगीत के पश्चात कृपया करतल ध्वनि का प्रयोग न करें।
प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी। उपरोक्त पंक्तियां डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर द्वारा रचित महामना की इस कर्मस्थली को बखूबी उजागर करती है। मैं सभी छात्र छात्राओं का कुलगीत के गायन हेतु हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस आयोजन में हमारे समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव परम आदरणीय श्री श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी उपस्थित हैं। इनके स्वागत हेतु हम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन सर को आमंत्रित करते हैं। सर, आपसे अनुरोध है कि आज के मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ, शॉल, स्मृति चिन्ह एवं औषधीय पौधों के द्वारा करें। आशीर्वाद आगे से ले लो। आपका ये आशीर्वाद स्वागत आपको स्वागत तो मैं आपका एक दिन हेल्प करूँ आपके साथ आपसे आगे बताते हैं तभी स्कूल को आनंद आता है। गौरव की बात है कि दोनों लोग आप एक साथ ये प्लांट ग्रो करेगा ये सब ब्राह्मी है। अच्छा ब्राह्मी मतलब ये बैम्बू का है। ब्राह्मी का भी काम होना चाहिए। ब्राह्मी हुआ है। अच्छा थैंक यू। ब्राह्मी पे क्या करो? ब्राह्मी सर मेरे रसायन है ना। हाँ न्यूरोटॉनिक पे काम बड़ी सारी चीजें कही है। तो सर इसमें स्पेशल पूरा एक किट है पूरा कि जो आपका आहार जितना ब्रह्मचर्य आ गया है सर। एक आपका ये खाना का सपोर्टिंग लिंक अच्छी है और आपका एजिंग प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वह रसायन आज सुबह ना सही करने और हर एक का टूल के हिसाब से पूरा एक कंप्लीट अच्छा जी का शौक है पूरा आयुर्वेद करें पूरा आयुर्वेद कहाँ अच्छा करें आगे से लेकर इसको आप गाड़ी हाँ आगे इसी क्रम में हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन सर के स्वागत हेतु कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी सर, विभागाध्यक्ष मेडिसिनल केमिस्ट्री विभाग को आमंत्रित करता हूं। सर, आपसे अनुरोध है कि हमारे कुलपति का स्वागत पुष्पगुच्छ, शॉल, स्मृति चिन्ह एवं औषधि पौधे के द्वारा करने की कृपा करें। सभी से अनुरोध है कि कृपया करकट ध्वनि से हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। इसी क्रम में हम हमारे कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर के शुक्ला सर के स्वागत हेतु आयोजन समिति की सदस्य प्रोफेसर संगीता गहलोत क्रियाशाली विभाग से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे कुलगुरु का स्वागत पुष्पगुच्छ, शॉल, चिन्ह एवं औषधीय पौधे से करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हम अपने चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर बी.आर. मित्तल सर के स्वागत हेतु आमंत्रित करते हैं अपने संकाय प्रमुख प्रोफेसर पी.के. गोस्वामी सर को कि वे हमारे बीच चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक का स्वागत करें।
धन्यवाद सर। हम अपने विशिष्ट अतिथि श्रीमान दीपक अग्रवाल मंडलायुक्त वाराणसी के स्वागत हेतु आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर CS पांडे सर को, जो कि विभागाध्यक्ष है सिद्धार्थ दर्शन विभाग में। सर आप आए और हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद सर। इसी क्रम में हम अपने विशिष्ट अतिथि श्री अशोक कुमार शाही सर, संयुक्त निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन के स्वागत हेतु आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर बी राम सर को, जो कि विभागाध्यक्ष हैं प्रपिकुल विभाग। इसी क्रम में हम अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण चंदन, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के स्वागत हेतु आमंत्रित करेंगे डॉक्टर वंदना वर्मा मैम, सहायक आचार्य क्रिया शरीर विभाग से, कि वे आकर हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। हम हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर PK गोस्वामी सर के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर नम्रता जोशी मैडम, रस शास्त्र विभाग को। मैडम आपसे अनुरोध है कि आप हमारे संकाय प्रमुख का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। इसी क्रम में आज की संगोष्ठी के आयोजन संयोजक प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी सर के स्वागत हेतु डॉक्टर राशि शर्मा मैडम, सह आचार्य क्रिया शरीर विभाग से अनुरोध है कि वे आयोजन संयोजक का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। स्वागत क्रम के अंत में मैं इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव वैद्य सुशील कुमार दुबे जी के स्वागत हेतु डॉक्टर आशुतोष पाठक सर, सहायक आचार्य रचना शरीर विभाग को आमंत्रित करते हैं कि वे सर का स्वागत करें।
निवासी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक कर्मठ एवं कुशल प्रशासक प्रोफेसर B.R. मित्तल सर को, जिनके निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप आज हम इस कार्यक्रम को आयोजन कर पा रहे हैं। आपसे उनको अनुरोध है कि आप अपना उद्बोधन दें। A very good morning, everyone. All the dignitaries on the dais, invited guests, faculty colleagues, delegates, ladies and gentlemen. On behalf of the organizing committee of today's program, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, it's my proud privilege to extend a very warm welcome to all of you in Varanasi, one of the oldest living city in the world, described to be older than a history and older than tradition. At the outset, I welcome respected Shri Durga Shankar Mishra ji, the chief guest of the occasion, and the chief secretary, Government Uttar Pradesh, for finding our time from his busy schedule to be with us today and bless the organizer. Sir, we all feel honored by your gracious presence. Welcome, sir. I also welcome our Honorable Vice Chancellor, Padam Shri Professor Sudhir Kumar Jain, who always encourages us for doing better and better. Sir, I am sure that your far-sighted vision will bring further glory to this temple of learning, a creation of great educationist, Bharat Ratna Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya. I welcome our rector, Professor V.K. Shukla ji, who is always a guiding force in the development of Institute of Medical Sciences, which is very unique to have Faculty of Ayurveda as one of its constituent, and Faculty of Ayurveda is organizing today's program. My warm welcome to Shri Deepak Agarwal ji, Commissioner, Varanasi Division. I am very happy to share that the district administration led by Shri Deepak Agarwal ji helped IMS at all the stages for the well-being of public at large. During the corona pandemic wave, he left no stone unturned to help the ailing human mankind and was available to all of us at all the times. Thanks a lot for your generous support, sir. My heartiest welcome, Shri Ashok Kumar Shahi ji, Joint Director, Panchayati Raj, Uttar Pradesh, and Dr. Arun Chandan ji, Regional Director, RCFC, Northern Region, from National Medicine Plant Board, Government of India. Friends, this Glow Awareness program is being organized by the Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, in collaboration with RCFC, Northern Region of National Medicine Plant Board, Government of India. The district administration of Varanasi is also supporting this program. As all we know, Glow is a medicinal plant, and as per Ayurveda, it has numerous properties such as it is antioxidant, anti-hyperglycemic, anti-hyperlipidemic, hepatoprotective, cardiovascular protective, radioprotective, neuroprotective, osteoprotective, and so on. Its use has been also described in cancer, diarrhea, ulcer therapy. This plant is also included in the AYUSH protocol for management of COVID-19 infection. Even in the dengue infection, it is used to increase the platelet counts and hence prevention of bleeding. So, we all know the importance of Glow plant and other medicine plants. Today's program includes the awareness about cultivation and marketing of medicinal plants and focusing on their use for making different kitchen recipes and their importance in the daily meals, contributing in the mental and physical wellness and disease prevention.
As shown in the short videography, the organizers has also mentioned that about 2,200,000 plants have already been distributed to the residents of Varanasi and Mirzapur in the last 2 years. I congratulate the organizers, especially Professor Yamini Bhushan Tripathi and Dr. Sushil Dubey, along with the Dean Faculty of Ayurveda, Professor J.N. Dwivedi and Professor P.K. Goswami, for the successful organization of this program, and I look forward for more such outreach programs and projects for scientific validation of Ayurvedic medicine. I am sure that all of you will enjoy the academic fees as well as find time out, visit the city and Kashi Vishwanath temple to have the blessings of Lord Vishwanath. Once again, I welcome you all on this occasion. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें सदैव इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, जिससे आयुर्वेद संकाय आपके कार्यकाल में अनेकों उपलब्धियों को प्राप्त करें। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आयुर्वेद संकाय परिचय हेतु कार्यक्रम के संयोजक एवं गिलोय मिशन परियोजना के मुख्य शोध प्रभारी मेडिसिनल केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और संकाय के बारे में संक्षिप्त में परिचय दें। प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी। सर्वप्रथम मैं मंचासीन अपने सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। अपने तरफ से, अपने विभाग, अपने संकाय की तरफ से आप लोगों का अभिनंदन। इसके साथ मैं सभागार में बैठे अपने संकाय के सभी अध्यापकों और बाहर से आए हुए अतिथियों, पंडित चंद्रमौली उपाध्याय जी, एम.आर. पाठक जी, डायरेक्टर आयुर्वेद सिंह साहब, प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कॉलेज, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज नीलक, और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य आद्या प्रसाद पांडे जी, अजीत महापात्र जी, ऑल इंडिया गौ सेवा प्रमुख और सभागार में उपस्थित अन्य सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि यह गिलोय मिशन 2 वर्षों से चल रहा था, इसका समापन दिवस आज है और हम सब लोग आज इसको बृहद रूप से आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि एक हम लोग के स्मरण पटल में हमेशा रहे और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी हम लोग करते रहे। मुख्य रूप से ये हम लोग समाज से जुड़ने के लिए और किसानों से जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया जनवरी 2020 में, परंतु कोविड काल आ जाने के कारण, जैसा आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, तब भी हम लोगों ने किसानों को जोड़ा। बड़ा सफल कार्यक्रम था और मैं दीपक अग्रवाल जी का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। आयुर्वेद संकाय महामना की दृष्टि का एक फल है। सन 1916 में जब विश्वविद्यालय की स्थापना की उन्होंने, तो 2 कॉलेज बनाया, संस्कृत एंड ओरिएंटल लर्निंग एंड इंजीनियरिंग। और संस्कृत में ही उन्होंने एक आयुर्वेद के कविराज प्रताप को वहां से बुला करके कलकत्ता से चक्रवर्ती जी को उन्होंने नियुक्त किया और उन्होंने 1922 में पहला आयुर्वेदिक ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट किया। उसका नाम रखा आयुर्वेदाचार्य, जैसा ही नाम था, और 1927 तक चला। और उस समय उन्होंने पढ़ाने के लिए साइंस के लोगों को और एलोपैथी के लोगों की नियुक्ति की आयुर्वेद वालों के साथ, क्योंकि पूरे कंट्री में इंस्टीट्यूशनलाइज आयुर्वेदिक एजुकेशन नहीं चलता था। इसलिए मालवीय जी ने पहले यहाँ पे चलाया। पहले गुरुकुल परंपरा में लोग पढ़ते थे, टीचर वैद्यों के साथ रहते थे, वो भी वैद्य हो जाते थे। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से शिक्षा देने की जो परंपरा शुरू की उन्होंने, तो 1922 में पहले हुआ। उसमें विश्वनाथ द्विवेदी जी और सत्यनारायण शास्त्री जी, राजेश्वर दादी, सब उसमें से पास हुए। फिर 1927 में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हुई ऑफिशियल, और उसमें एएमएस नाम से एक कोर्स स्टार्ट हुआ। उसका प्रथम बैच 1935 में आया, जिसमें ब्रजमोहन दीक्षित और इत्यादि तमाम वैद्य लोग उसमें आए। ये कोर्स 1949 तक चला। फिर गोविंद मालवीय जी जब आए, जो महामना के पुत्र थे, वो भी वाइस चांसलर हुए थे। 1949 में उन्होंने कोर्स परिवर्तन किया और इंटीग्रेशन मॉडर्न का किया। मॉडर्न आयुर्वेद का इंटीग्रेशन, जो महामना की सोच थी विज्ञान के साथ, इन लोगों ने एलोपैथी के साथ भी इसको जोड़ा। ये उनकी परिकल्पना थी, जो मेरा वैद्य होगा वो सर्वांगीण चिकित्सा का दायित्व निभा सके समाज में। फिर एबीएमएस कोर्स की शुरुआत की,
लेकिन ये कोर्स 1959 तक चला, फिर बंद हो गया और तब एमबीबीएस कोर्स की शुरुआत हुई और प्रोफेसर के रूपा वाज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द आयुर्वेदिक कॉलेज एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल कॉलेज। और फिर 1971 में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गया, जो अब अपनी परंपरा चली आ रही है। और पिछले कुछ वर्षों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाइक आईएमएस हम लोग का बन गया, जिसमें विकेश शुक्ला जी का बड़ा योगदान था। और अब पहली बार जो अपग्रेडेड आईएमएस हम लोग का है, उसके डायरेक्टर बी.आर. मित्तल साहब नियुक्त हुए हैं। ये पहली परंपरा है जो बाहर से 5 वर्षों के लिए डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है। इससे पहले हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापक यहाँ के डायरेक्टर हुआ करते। ये इतिहास रहा आयुर्वेद का। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारा यूएसपी क्या, यूनिक सेलिंग पॉइंट बीएचयू के आयुर्वेद का, अर्वाचीन प्राचीन के साथ साथ वैज्ञानिकीकरण, इसमें बहुत अहम भूमिका थी एनिमल स्टडीज की। जो प्रोफेसर के रूपपाल थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। उन्होंने हर औषधियों का स्टैंडर्डाइजेशन, बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो, उसके लिए उन्होंने एक मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्थापना ही कर दी। और वो विभाग आयुर्वेद में, विज्ञान का विभाग पूरे कंट्री में खाली बीएचयू में है। वो परंपरा उन्होंने चलाई, जिसमें साइंस कॉलेज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। तमाम पीएचडी कोलैबोरेशन में निकले, जो कि रजिस्टर होते थे विज्ञान संकाय में और काम करते थे आयुर्वेद। इस प्रकार की परंपरा जो कोलैबोरेटिव, जो हमारे माननीय कुलपति जी अभी कह रहे हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद किया जाए और पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको शुरुआत की जाए, ये शुरुआत रूपा साहब ने करी थी 1963 से लेकर वो चला। इसके बाद क्या हुआ कि फिर ये दवा के साथ साथ हमारे सिद्धांतों पे भी अध्ययन होने लगा। फिर आवाज उठी कि यहाँ पे खाली पीजी कोर्स था, फिर से यूजी कोर्स की शुरुआत कैसे की जाए। तो आरपी रस्तोगी साहब वाइस चांसलर थे और प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी कार्यकारिणी के सदस्य, पहली बार आयुर्वेद से कोई आदमी कार्यकारिणी का सदस्य हुआ था और प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी जी ने, तो उन्होंने इसको पास करवा दिया। फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। सन 2000 में एक नए एग्जीक्यूटिव काउंसलर हुए देवेंद्र त्रिगुणा जी, पद्म भूषण त्रिगुणा जी से, वो उनके लड़के जो आए, तो उन्होंने फिर ये कोर्स चलाया। उस समय सन 2000 में पहला बैच एडमिशन हुआ। तब से अनवरत हम लोग यूजी का भी क्लास यहाँ पे चल रहा है। आज मेरे पास 100 सीटें या कितना 72 उतनी सीटें हो गई हैं और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारे यहाँ टीचरों की बहुत कमी थी। 25 पोस्ट एक साथ यूजीसी ने सैंक्शन कर दी 2018 में, और उसमें हम ही संकाय प्रमुख थे। तो हमने, हमारी इच्छा थी कि जो वैद्य हैं उन लोगों को ले आए थे, क्योंकि जो महामना का जो विजन था, जो नाड़ी विज्ञान और हमारे जो अष्टांग आयुर्वेद है उसको स्थापित करने के लिए हमको अच्छे वैद्यों की जरूरत थी। और आज ये 25 पोस्टें भर ली गई हैं और बहुत अच्छे अच्छे वैद्य उसमें हमारे यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। और वैद्य सुशील दुबे भी उसी के पार्ट हैं, जिन्होंने नाड़ी विज्ञान पे बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि ये डायग्नोसिस जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में सब डायग्नोसिस का बड़ा विशेष है, उसको हम लोग कहते हैं षट क्रियाकार, 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज पैथोजेनेसिस। तो उसमें जो 3 है पहले वाले, वो वेलनेस से संबंधित है। मतलब आदमी अब देखने में स्वस्थ लग रहा है, लेकिन रोग का उसका शुरुआत हो गया, तो उसको कैसे पकड़ा जाए। तो निदान विभाग जो हमारा है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और उसमें हम लोगों ने फिर स्क्रीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ये प्रोग्राम हम लोग चाहते हैं कि इसको चालू करें, जिससे आउटरीच भी होगा और अस्पताल पे लोड भी कम होगा। ये हम लोग की परिकल्पना है। इसी में हम लोग गिलोय मिशन ले आए थे, जिससे कि गिलोय को मेद रसायन का एक अंग है और इसको महा रसायन समझिए आप, क्योंकि ये मेद रसायन के साथ साथ ज्वर, विषम ज्वर को कंट्रोल करता है। तो ये चला। हमारे अरुण चंदन जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो बहुत समय समय पे हम लोग से संपर्क में रहे। और गिलोय अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत स्टेक होल्डर मीटिंग इन्होंने करी थी आज के 2-3 वर्ष पहले, तब उसी से शुरुआत हुई और तब हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया। जितेंद्र कुमार जी आए हुए हैं एनएमपीवी से, ये आए हुए हैं और इन्होंने इसको पूरी मॉनिटरिंग करी और 2 लाख पौधों का ये वितरण कराया गया। इस प्रकार से एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि इस संकाय ने बहुत एक्टिविटीज की। जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, एक वेलनेस सेंटर की स्थापना करी। जब योग पूरे विश्व में फैल गया मोदी जी के कारण, लेकिन उसमें आसन प्राणायाम अधिक था। हम लोगों ने पहली बार यम नियम को फोकस किया और आज पूरे कंट्री में यम नियम पे भी फोकस हो रहा है, क्योंकि यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, इसलिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है। जो शुरुआती फाउंडेशन स्टोन है यम और नियम, उसको लोग भूल गए। आसन प्राणायाम तो आसान था, सब लोग उसको फॉलो कर गए।
ये किया। उसके बाद हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स इन डाइटरी फूड, जो आज आप विशेष आप देखेंगे आपके भोजन में भी क्रम, क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, तीनों आयुर्वेद में वर्णित है, लेकिन समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि दुर्गा शंकर मिश्र जी ने कहा कि जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुर्वेद को क्या करना है, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और हम लोग आग्रह कर रहे हैं, प्रोसेस में है, एक वर्चुअल रिसर्च लैब की स्थापना हो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग के साथ सहयोग होना चाहिए। इसका कारण है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जितनी फाइनेंशियल फंडिंग है वो सब स्टेट के थ्रू होनी है और स्टेट में 30% कंट्रीब्यूट करना है। तो जब तक मुख्य सचिव जी इस पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोग केंद्र का एक भी पैसा बीएचयू में नहीं ला सकते हैं। तो सेंट्रल स्टेट फंडिंग के अंतर्गत आयुष मंत्रालय के थ्रू जब हम लोग ये प्रोजेक्ट जाएगी तभी पैसा वहां से आ सकता है। इससे जो वर्चुअल हम लोग का जो रिसर्च लैब है, हम चाहते हैं कि जो 2500 हमारे आयुष के मेडिकल अफसर्स हैं, रोज रोगी देख रहे हैं, उनका डेटा कलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर डेटा कलेक्शन हो जाए और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करें तो बिग डेटा बैंक की जो कल्पना है और एआई बिना खर्च के, बिना बहुत पैसा लगाए हम लोग आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा हो रहे लोगों का डेटा इकट्ठा कर, डेटा हम लोग डेवलप करेंगे, साइंटिस्ट लोग, और इसकी डेटा का एक कलेक्शन और एनालिसिस, कलेक्शन वहां, एनालिसिस यहाँ। इस प्रकार से जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट का समन्वय होगा, बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा कार्य हो सकता है आयुर्वेद के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके। संकाय के बारे में संक्षिप्त परिचय देने के लिए आपका धन्यवाद सर। आप संकाय के भूतपूर्व संकाय प्रमुख भी रह चुके हैं। आपने अपने कार्यकाल में आयुर्वेद संकाय को एक नया आयाम दिया, जो आपकी वैज्ञानिक दूरदर्शिता एवं आयुर्वेद के प्रति समर्पण आपका परिचायक है। हम आपका सर धन्यवाद करते हैं। अब मैं कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा के लिए आमंत्रित करता हूं आयोजन सचिव वैद्य सुशील कुमार दुबे सर को, कि वे गिलोय मिशन परियोजना के सह शोध प्रभारी भी हैं। सर, आप कृपया मंच पर आकर कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विवरण करें। परम आदरणीय, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, परम माननीय कुलगुरु काशी विद्यालय महोदय, निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान महोदय, विशिष्ट अतिथि मंडल वाराणसी महोदय, संयुक्त सर पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन महोदय, क्षेत्रीय सर राष्ट्रीय औषध उत्पादक बोर्ड उत्तर प्रदेश महोदय, संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय महोदय एवं कार्यक्रम सचिव महोदय, सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, किसान भाई, पत्रकार बंधु एवं प्यारे छात्र, इस कार्यक्रम में सहभागिता हेतु आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आयुर्वेद संकाय काशी विद्यालय के लिए गरिमामयी क्षण है। इसमें इस गरिमामयी क्षण में देखिए कि एक गुरु अभी माननीय कुलपति जी और दोनों गुरु छात्र और शिक्षक भी है। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम का जो बहुत कुछ वीडियो में दिखाया गया है, समय की बहुत कमी है, लेकिन कार्यक्रम बनाए जाने की जो दो महानायक हैं, उस महानायक में हमारे मुख्य सचिव महोदय और माननीय कुलपति महोदय 2-1.5 महीने पहले ही आपने कहा कि इजी टू यूज कंसेप्ट को कैसे हम समझाएं। आयुर्वेद टिपिकल टू यूज है, इसलिए पॉपुलराइज नहीं हो पा रहा है। 1.5-2 महीने के अंदर में सारा हमारे पूर्व संकाय प्रमुख या हमारे कार्यक्रम महोदय त्रिपाठी सर ने कहा कि यार वैद्य कैसे हम लोग इसको पॉपुलराइज करें। तो हमने कहा सर, उसका एक ही रास्ता है कि जो महानायक लोग बोलेंगे अगर एक बार, तो करोड़ों तक उसमें मैसेज आता है समाज में। हम लोग जितना बोलेंगे, अगर एक बार बोलेंगे तो हम 50 करेंगे, लेकिन करोड़ों की जाना जरूरी है। और राजाश्रय होने के बाद ही किसी भी पैथी का हमारा आगे बढ़ता है कि राजाश्रय कैसे, लेकिन उसका कार्यक्रम की जब भी कोई सफलता होनी होती है तो हमारे अग्रज गुरुजन, हमारे पिताजी भी अभी आए हुए हैं कार्यक्रम में, और हमारे इसी अध्यापक पांडे के लोग लगातार मनोबल देते रहे हैं। ऐसा महापात्रा भाई साहब, इन लोगों ने समय समय पे अभी आयुर्वेद का एक शोध के चूर्ण को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए इन्होंने कहा वैदिक साइंटिफिक वैलिडेट करके हमें इसको ले जाना है। पूरी टीम कोविड काल में लग करके उसका किया। आदित्य भाई साहब को, हमारे डायरेक्टर एसएन सिंह सर हैं, जिनके हमारे प्रिंसिपल भी रह चुके हैं पूर्व में, और अलग समय पे इन्होंने एडमिशन दिया। इन लोगों का जब तक एक सानिध्य नहीं होता, अपने हाथ में कर्म का सिर्फ 33% होता है, 66% गुरुजन अग्रज की आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा। छात्रों, मेरे छात्रों का एक
जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था आयुर्वेद में, उस दिन बस यही एक उद्देश्य था कि वैद्य नाम पे एक नकारात्मक रवैया उसमें था कि अरे आयुर्वेद की 10 साल से उसमें जॉब नहीं आई थी। हमने कहा था कि नहीं, वैद्य नाम ऐसा करो कि वैद्य के नाम पे लोग एक आपके पास कहने की वैद्य नाम वैद्यराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर यमराज हति प्राण वैद्य प्राण धनांच। वैद्य लोगों का इतना बड़ा यमराज के भाई होते हैं, ये इनको देखते ही बड़ा नहीं चाहिए और इनको सम्मान देना चाहिए। फिर हुआ कि स्वधर्मे निधन श्रेष्ठ परधर्मे भया हुआ। अगर हम अपने घर में वैद्य हैं, अगर हमें शर्म आएगी तब कहां से इसका विकास कर पाएंगे। हमें विकास करने के लिए अपने धर्म में ही आगे लेकर के बढ़ना पड़ेगा। उसी बिंदु पे लेकर के जैसा कि बताया कि वैद्यों को ले आना है। हमारी एक मुलाकात में वाणी सर बोले कि नहीं वैद्य की परंपरा बढ़ाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खुद लेके आए कि नहीं, वैद्य जब आएंगे तभी वैद्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आगे वैद्य परंपरा को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम की जो मूल रूपरेखा है उसका अगर आप देखेंगे तो डिजाइन किया हुआ है कंसेप्ट। महामना जी के बिना हमारे पालक हैं, कुछ हो नहीं सकता। इस महामना जी के बगल में इस विद्यालय का उनका विजन आया एंड देन आयुर्वेद संकाय का हमारा पहले आयुर्वेद संकाय की स्थापना हुई, बाद में चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। जिनका उद्देश्य था कि आयुर्वेद को हमें वर्ल्ड में फैलाने के लिए पहले आयुर्वेद को वरीयता देनी पड़ेगी। उसके बाद में जब गिरोह का हमने पूरा स्थान पे कार्यक्रम कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बाद में भ्रम फैलाने के लिए कहा कि अरे ये तो खाली इम्यून बूस्टर है, ये तो इम्यून बूस्टर है। हमें लगा कि हमें छोटा किया जा रहा है। फिर जब वही दोनों लोगों ने बताया कि नहीं, इसको पॉपुलराइज करने के लिए तो पूरा एक कंप्लीट हेल्थ सिस्टम में जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के अनुसार कि आप जानते हैं अश्वगंधा अश्व के समान होता है, बल देगा। तुम्हारा अगर बल रहेगी तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बल हो गया, इम्यूनिटी हो गया। चूंकि तुलसी हर घर में होती है, तुलसी की आपका सांस के रोग में और भूतग्नि पर्याय दिया गया विषम ज्वरग्नि। यहाँ तक कि तुलसी के बारे में कहा गया है कि अगर 4 महीने में आदमी 1 महीना तुलसी की पत्तियों का मरीज खाता है तो पूरे साल बुखार नहीं होगा उससे। इस तुलसी को घर में एंड नेक्स्ट ज्वरांकुश, ज्वर पे अंकुश लगाने वाला ज्वरांकुश का लेमन ग्रास में हमारे ताऊ जी हमें लगता है कि 80-85 साल के हैं, 35 साल का मुझे अनुभव है कि सिंपल दूध की चाय में ज्वरांकुश को मिला के पीते हैं। बड़ी टेस्टी चाय होती है। शायद हमने कभी उनको बुखार नहीं देखा। इसी कंसेप्ट को लेकर के कि हर गमले में अगर 5 प्लांट, एक 4 हुए और 5वां ये कहा गया है कि जो आपका पूरा हेड ऑफिस है दिल्ली, अगर दिल्ली ठीक है पूरा देश ठीक है, लखनऊ ठीक है तो पूरा स्टेट ठीक है, हमारा सेंट्रल ऑफिस ठीक है तो पूरा देश ठीक है। इसलिए कहा गया है इस शरीर का उत्तम हमारा हेड ऑफिस हेड कहा गया है। इसको ठीक करने के लिए हमने संघ पुष्पी जो आचार्य चरक ने कहा कि मंडूक पर्णी सबसे प्रयोज्य क्षीरेण यशमुद्रिका श्रीणम में गुड़ची समूल पुष्पा और विद्या विधर संघ पुष्पी। मतलब इन ब्रेन टॉनिकों में संघ पुष्पी ब्रेन टॉनिक है और ये संघ पुष्पी पीने से आप कम से कम हाइपरटेंशन, जितना एंजाइटी, डिप्रेशन या भूलने वाली से काफी कमी किया था, ऐसा शास्त्र कह रहा है। मैं शास्त्र को बातों को सिर्फ बैलेटरी लेके आ रहा हूँ। ये कंसेप्ट हमारा इसमें। फिर हुआ कि अच्छा जो खाने की व्यवस्था रही, पार्टियों में जाते हैं तो पार्टी में देखेंगे कि पार्टियों में आपका पहले चाट पकौड़ा खिलाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र में लिखा है आदौ मधुरम भुंजी मध्य अम्ल लवणम च से शांति अर्थात पहले मीठे से शुरुआत होनी चाहिए। इसीलिए कार्यक्रम में सबसे पहले आयुर्वेद विधि से ही, क्योंकि महाऔषधि आहार को कहा गया है, आहार महाऔषधि है, आहार की महाऔषधि को और अदरक को महाऔषधि कहा गया है। अदरक और आहार को महाऔषधि कहने के कारण में एक पहले दिया गया भाई महाऔषधि पहले खा लेंगे अदरक का। भोजन आगे सदा पथ्यम लवण आर्द्र भक्षणम अग्नि संदीपनम रुचम जीवाकंड विशोधनम। रोग होने के 2 ही कारण है, भूख लगना बंद हो जाएगा, पेट नहीं साफ होगा। तो अगर हम पहले अदरक और नमक का शास्त्र मेंशन किया है तो हमने इसको अदरक नमक रखा है। खाने में यही है, ये जो मैं बोल रहा हूँ खाने की व्यवस्था भी इसी तरह से है कार्यक्रम में। दूसरा गुड़ का दिया है कि पहले मीठा खाइए जो कहा गया। तो मीठा खिलाने का तात्पर्य है कि आपका ग्लूकोज कम होगा, ट्रेन में भूख लगी, लेकिन मीठा पहले आप खा लेंगे, ओवर ईटिंग की हैबिट से आप बचेंगे। ओवर ईटिंग की हैबिट से बचते हैं, ओवरवेट आप नहीं होंगे। ओवरवेट नहीं होंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारे बच सकते हैं। ये कंसेप्ट था जो हमारा 2nd सेंचुरी बीसी का। वो 2nd सेंचुरी बीसी की जो कंसेप्ट है, अभी मेरा भाई आया अमेरिका से, कहता भैया ये खाने को कहा गया फूड इज अ फंक्शनल मेडिसिन। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आईटी कानपुर का ही सरकारी इंजीनियर में रहा है और कह रहा भैया फूड इज फंक्शनल मेडिसिन। हम कहे फूड को सुपर मेडिसिन हमारे यहाँ 2nd सेंचुरी में कहा, उसको आप तारीफ नहीं कर रहे हो, लेकिन फंक्शनल मेडिसिन कह दिया जा रहा है, उसकी तारीफ होगी। ये हमारा एक अगला रहा। इस सीजन के अनुसार हमारी सब्जियां हैं जो आपका सीजन में पैदा हुई है, लगी हुई हैं। इसके बाद क्योंकि पूर्वांचल के व्यक्ति बाटी चोखा नहीं खाएंगे तो उनके प्रकृति के अनुसार साथ में आनंद नहीं आएगा। और लास्ट में
जो आपका है, अंतिम में रियली अगर नियम देखा जाए कड़वा तिक्त वाला इसके बाद खाना चाहिए। तिक्त रस क्या होता है? विषनाशक होता है। जितना भी आपने विष खाया है वो लास्ट में तिक्त रस वाला अगर सामान खाते हैं तो आपका पॉइजन सामान खत्म हो जाएगी। ये तिक्त रस का है। और फिर कहा गया भोजन आदों में और अंत में गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा दिया गया है कि जो लास्ट में मधुर का, और अंत में कहा गया 24 घंटे का क्रम। दिनांते पिबेत को, दिन के अंत रात्रि में अगर दूध पीते हैं, निशांते वारी सुबह अगर पानी पीते हैं, एंड दोपहर में भोजनांते पिबेत क्रम वैद्य से किम प्रयोजनम। अगर भोजन के अंत में अगर आप मट्ठा पीते हैं तो आपके घर चिकित्सक नहीं आएगा। अगर आप सफेद कोट और काले कोट से बचते हैं तो आधी समस्या की आपकी जड़ ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये आहार का कंसेप्ट था मेरा, और आहार का कंसेप्ट नहीं सेम ऐसा जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कोई अप्लाई नहीं करेगा। ये रहा। और अंत में जो अभी गिफ्ट दिया गया है उस गिफ्ट में भी कंसेप्ट है कि जो हमारा आयुर्वेद के 3 खंबे हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसके सपोर्टिंग हमारे सब पिलर्स हैं। बात करते कफुआ खंबे, तीनों को बैलेंस करने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। आहार को सपोर्टिंग के लिए च्यवनप्राश खुद का जो गाइड करते हैं वो बनवा के दिया हूँ, जो सभी टेस्टेड है, विगत 18 साल से काम कर रहा हूँ। वो च्यवनप्राश पड़ा है इस हमारे गिफ्ट पैक में। दूसरा है निद्रा के बारे में, निद्रा बलप्राश, क्योंकि ब्रेन स्टेमिना बढ़ाने के लिए निद्रा बलप्राश बनाया गया है कि रात में अगर सो परेशानी है ले सकता है तो नींद अच्छी आएगी। और तीसरा है कि आपकी जीरियाट्रिक प्रॉब्लम आने न पाए उसके लिए अश्वगंधा और आमलकी रसायन का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। इसके साथ ही ऋतु हरितकी के अनुसार हर्रई का सेवन 6 ऋतुओं में अलग अलग बताया गया है। ये बसंत ऋतु चल रही है, इस बसंत ऋतु में हर्रई का सेवन सेहत से करना चाहिए। तो वो एक किट में पूरा एक इंफॉर्मेशन बॉक्स लेकर के जा रहे हैं। और ये संदेश इन महानायकों के द्वारा अगर दिया जाएगा तो आयुर्वेद का विकास इससे और कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये हमारे महानायक है। जो कहा गया है जब जब कोई धर्म की हानि पाढ़े असुर महामानी तब तक प्रबल धनुष रहा है। ये मानव रूप में भगवान के रूप का, भगवान मानव रूप का जो है ये उनमें से एक है जो एक बात बोलेंगे 1 करोड़ बात सुना जाएगा। हम अगर 1 करोड़ बात बोलेंगे तो 10 बार सुनाई पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ, क्योंकि जितने समय की समय अवधि कम है और सभी जो भी जिनसे अगर हमारी कुछ गलती हुआ है कुछ लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद सर, इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखने के हेतु और स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आहार का महत्व बताने के लिए। आपके परिश्रम का ही परिणाम है कि यह कार्यक्रम एक मूर्त स्वरूप ले पाया है। अब मैं आज के कार्यक्रम के अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण चंदन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। आप जलवायु परिवर्तन में डॉक्टरेट के साथ परियोजना प्रबंधन, नीति आयोग योजना, भारत सरकार, गैर सरकारी संगठनों में स्वास्थ्य और संबंधित सेवाएं का वितरण मॉडलों पर आपने कार्य किया है। आप वर्तमान में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक पद पर आसीन हैं और आपके ही सहयोग से इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेद एवं किसानों के बीच एक कड़ी को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मंच पर हम आमंत्रित करेंगे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण चंदन जी। परम श्रद्धेय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी और इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जैन साहब और सम्मानित मंच, किसान और स्टूडेंट्स और यहाँ के बुद्धिजीवी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस सभागार में आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व केएनयू रूपा सभागार में एक मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप हुई थी, जिसमें हमने किसान, इंडस्ट्री और आज विश्व में विज्ञान व अत्याधुनिक तकनीक की नवीनतम अवस्था का धूतर, जिसमें जो सप्लाई चेन है मेडिसिनल प्लांट्स का, जिसकी शुरुआत आयुष मंत्रालय बनने के बाद 2014 के बाद हुई, क्योंकि पूरे देश में 9000 कारखाने हैं जिनके रॉ मटेरियल की चिंता को लेकर के, जो वैद्य सुशील जी भी कह रहे थे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को लेकर के जो चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, उसके लिए उत्तर प्रदेश में हमने मेरे रीजनल सेंटर ने जो नॉर्दर्न रीजन को देखा है, हमने, मुझे याद है अगस्त 2019 में की थी। सभागार में करीब 500 किसान, उद्योग जगत के लोग आए थे और हमने उत्तर प्रदेश के लिए जो पहले से कुछ लोग किसान खेती कर रहे थे उनको ढूंढा, उनके अनुभवों को लिया, उनकी समस्याओं को लिया,
बीएचयू की स्ट्रेंथ को देखा, यहाँ से वैज्ञानिक सपोर्ट किस तरह का हो सकता है, उत्तर प्रदेश में क्या चीजें और हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक संस्थान है, और शुरुआत की। सर जनरली क्या होता है कि ऐसी कार्यशालाएं होती हैं, खत्म हो जाती हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है, पर मुझे ये प्रसन्नता है कि हमारी उस जो फॉलोअप हुआ वो सबसे पहले ग्लोई कैंपेन में हुआ, जिसमें प्रोफेसर यामिनी भूषण जी और वैद्य सुशील जी ने इंटरेस्ट लिया और ये कार्यक्रम आज इस मुकाम तक पहुंचा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने पूरे देश में 140 पौधों की खेती के लिए सब्सिडी देने का कार्यक्रम वहां की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से किया हुआ है, जो कि स्टेट के राज्य आयुष मिशन या दूसरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के माध्यम से किया जाता है। सर इस बार आज के इस कार्यक्रम का फॉलोअप जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोविड एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो एनुअल ग्रोथ मेडिसिनल रॉ मटेरियल का था देश के अंदर या एक्सपोर्ट का भी, वो हम देख रहे थे कि उसका ग्रोथ जो है वो एनुअल 7% की दर से हो रहा था और हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग 2050 तक $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनेगी। लेकिन कोविड ने एक साल के अंदर ही ये 50% से बढ़ा दिया और मुझे आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि इस समय अमेरिका के अंदर अश्वगंधा नंबर 2 का न्यूट्रास्यूटिकल है। भारत सरकार ने 2017 में न्यूट्रास्यूटिकल और फूड एज मेडिसिन, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वैद्य जी ने कहा, उसकी पॉलिसी को लेकर के और लगभग 436 जड़ी बूटियों को फूड में शामिल किया गया। उसके बाद जितना रॉ मटेरियल आयुष जो एएसयू इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूम होता था, लगभग 6 लाख मीट्रिक टन एक पौधे का, और टोटल हम लोग 2500 पौधे जो है आयुष सिस्टम्स के अंदर उपयोग करते हैं, उनकी डिमांड आप अंदाजा लगाइए केवल मात्र फूड में ही 6 लाख मीट्रिक टन से चली गई, जो बहुत बड़ी डिमांड है। आज की डेट में आप उसको 50% से बढ़ा के देखिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। मुझे आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली 6 महीने पहले आयुष आहार के नाम से FSSAI ने एक नई कैटेगरी शामिल किया है, जिसके अंतर्गत हमारे आयुर्वेद के 40 पुराने ग्रंथ जो है वो शामिल हुए हैं, जिनकी फॉर्मुलेशन को हम आहार के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद। अब ये सारी प्रक्रिया हमारे लिए, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, एक बहुत बड़ी संभावना लेके आई। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के पास कोविड के दौरान 71,780 मीट्रिक टन की डिमांड 16 बड़ी इंडस्ट्रीज ने रखी है, जो कि सीधे किसानों से खरीदना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे जिलों में लगभग, मैं इधर बुंदेलखंड से लेकर के अगर यहाँ के आसपास की भी बात करूं और खास करके इस गिलोय मिशन के साथ जुड़े किसानों की भी बात करूं, मैं 5000 से ज्यादा का बड़ा इन्होंने एक संगठन यहाँ तैयार किया है। हमारे पास इस समय में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का नेटवर्क है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, और हम उन कंपनियों को लेकर के अगले महीने मार्च की 23 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, फिर से किसानों को बुलाएंगे, उनके समझौते कराएंगे, और जितने तकनीकी संगठन है, चाहे वो सीमैप है, बीएचयू है, आपका आईआईटी है, आपका एमबीए वाला डिपार्टमेंट है, जिस तरह से भी हम प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं किसानों की, हम उनका आपस में फैसिलिटेशन करके इस खेती के काम को एक नए रूप में उत्तर प्रदेश से शुरुआत करना चाहते हैं। आपका सर हमें इसके लिए सहयोग चाहिए। मैं कुछ बातें इसमें और कहना चाहूंगा, हालांकि इस मंच पे आपके समक्ष बोलना ये सूर्य को दिया दिखाने लायक है, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में मैं देखता हूं कि यहाँ लगभग 2000 के करीब हमारे डिस्पेंसरीज हैं, और मुझे बताया गया, मैंने देखा कि डिस्पेंसरीज में एक फंड हुआ करता था रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। कहा यह जाता था कि हमारे जो चिकित्सक हैं, वैद्य लोग हैं, वो स्थानीय स्तर पे औषधियों का निर्माण करेंगे, जिससे कि कीमत कम होएगी, हमारा स्वास्थ्य का खर्चा कम हो जाएगा। अगर आज की परिस्थिति में देखें, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाके भी देख लीजिए, मैं पहाड़ों में रहता हूँ, हिमालय में रहता हूँ, वहां की तुलना में अगर मैं गाजीपुर के किसी गांव में जाता हूं तो मुझे आयुर्वेद बहुत इनग्रेन्ड नजर आता है समाज के अंदर, संस्कृति के अंदर। उसे रिवाइव करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम जो स्थानीय स्तर पे चीजें जो किसान खेती कर रहे हैं या कर सकते हैं, हम उसका आपस में सम्मिश्रण करें और ऐसा मॉडल हम प्रस्तुत करें। हमारे यहाँ लगभग 100 प्राइवेट कॉलेजेस है उत्तर प्रदेश में, सरकारी सेक्टर में 9 है। आज हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं सर, हमारे सांस्कृतिक शहर हैं, मथुरा वृंदावन से लेकर के काशी से लेकर लखनऊ, कितने सारे शहर हैं हमारे पास। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से अगर ग्लोबली हम देखते हैं, किसी विदेशी को ला करके हमने यहाँ उसका स्वास्थ्य लाभ करवाना है, उसको हमने
मुझे याद है इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा रोल है क्षार सूत्र विधि में। या हम आयुर्वेद की जितनी भी विधियां जो इस्टेब्लिश्ड है, जो आज मॉडर्न में भी प्रैक्टिस हो रही है, पीजीआईज में भी हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में है। इन बड़े शहरों में हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमें इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें शायद ये जो हमारा किसान से उगाई हुई औषधि है, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका से 10 बड़े घराने हैं इस समय इंडस्ट्रीज के, जो सीधे हमारे से जड़ी बूटी खरीदना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे ट्रेसेबिलिटी के साथ दीजिए, मुझे बताइए ये जड़ी बूटी कहाँ खेती हुई है, इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या हैं इसके, और इसका आपने क्या इसको नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया है या नहीं किया। तो इन सब चीजों के लिए हम बिल्कुल हब बन सकते हैं, और जो लोकल स्तर पे कुछ किसानों से सीधा खरीदने की प्रक्रिया है रॉ मटेरियल के लिए, उसे बढ़ावा देने की जरूरत है। सर मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो हिमाचल प्रदेश में हमने किया। हमने इसको मनरेगा के साथ कन्वर्ज किया। मनरेगा समग्र के अंतर्गत किसानों को सहायता दी गई, उन्होंने जड़ी बूटियों की खेती शुरू की। शुरुआत दौर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है मार्केट की, खरीदेगा कौन। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ भी हुआ था उस समय जब ये मीटिंग हुई थी हिमाचल प्रदेश में। हमने कहा कि हम खरीद लेंगे इसको, और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो मनरेगा के तहत अश्वगंधा उगाया गया था वो हमारे खरीदने से पहले बिक गया। लोगों को पता लगा कि लोग यहाँ विशुद्ध उगा रहे हैं, उन्होंने चुपके से जाकर के किसानों से खरीदा। आज अश्वगंधा बाजार में 90 रुपए किलो है, लेकिन हमारे किसान ने 400 रुपए किलो बेचा। तो सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से प्रोफेसर यामिनी भूषण जी को और पूरे विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं कि हमारा ये जो गिलोय मिशन का जो अभियान है, पूरे देश में ऐसे प्रोजेक्ट्स चले हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग दृष्टिकोण से अलग तरीके से हुआ है, और इसने बहुत सफलता के आयाम प्राप्त किए हैं। हम नियमित रूप से इनकी गतिविधियों को देखते रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब हम आशीर्वचन हेतु हम सभी के प्रिय हमारे पितृतुल्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीके शुक्ला सर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आकर हमें आशीर्वचन से कृतार्थ करें। आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गिलोय जन जागरूकता एवं औषधीय पौधों द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन विषयक संगोष्ठी में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस सभा में मौजूद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन विशिष्ट अतिथि श्री दीपक कुमार अग्रवाल जी, मंडल आयुक्त वाराणसी श्री अशोक कुमार शाही जी, संयुक्त निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश डॉक्टर अरुण चंदन जी, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर बी आर मित्तल, निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान, प्रोफेसर गोस्वामी संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय, प्रोफेसर वाई बी त्रिपाठी मेडिसिनल केमिस्ट्री विभाग एवं वैद्य सुशील दुबे क्रिया शरीर विभाग का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण, भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जनमानस का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण की पृष्ठभूमि होती है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन शैली एवं संतुलित आहार स्वास्थ्य के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। जैसा कि वक्ताओं ने पहले कहा, आयुर्वेद में आहार के औषधीय उपयोगों का वर्णन भी विस्तृत रूप से मौजूद है। मेरा यह मानना है कि आयुर्वेद का प्रचार एवं प्रसार जिस प्रकार का होना चाहिए वैसे दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। अतः एक शैक्षणिक संस्थान जहां आयुर्वेद का अभ्यास किया जाता है होने के नाते यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय का दायित्व है कि हम आयुर्वेद के प्रचार एवं प्रसार में कोई कसर न छोड़ें। मुझे ज्ञात है कि आयुर्वेद संकाय इस दिशा में प्रयासरत है तथा उक्त संगोष्ठी के आयोजन से इसी प्रकार का एक महनीय प्रयास किया जा रहा है। कोविड के इस कालखंड में गिलोय अत्यंत प्रासंगिक है। कोविड से अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने में गिलोय का औषधीय आहार के रूप में उपयोग चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सर्वविदित एवं प्रमाणित है।
तथा कोविड महामारी के दौरान गिलोय के सेवन से जनमानस को अत्यंत लाभ हुआ है। गिलोय का सेवन यह न सिर्फ कोविड से बचने बल्कि कोविड के दौरान एक आत्मविश्वास उत्पन्न करने में भी सार्थक रहा है। इस संगोष्ठी के माध्यम से हमारे किसान बंधुओं को गिलोय जैसे महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के उत्पादन हेतु शिक्षित एवं प्रोत्साहित किए जाने का यह प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। मेरा यह मानना है कि आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षणिक संस्थान आयुर्वेद में पठन पाठन एवं शोध के अतिरिक्त शोध के परिणामों का उत्पाद के रूप में अनुवाद करने में सक्षम उद्यमों के साथ सहभागिता स्थापित करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आयुर्वेद संकाय इस दिशा में कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस संगोष्ठी में भाग ले रहे विभिन्न संस्थानों के शिक्षाविद, आयुर्वेदाचार्य एवं शोधार्थियों के अतिरिक्त क्षेत्र के प्रगत संस्थानों के सदस्यगण एवं संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधिगण इस संगोष्ठी से अत्यंत प्रभावित होंगे और लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः इस सभा में उपस्थित सभी महान भावों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ तथा इस संगोष्ठी के आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपके इस प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए धन्यवाद सर। आपके द्वारा आयुर्वेद के उत्थान के हेतु किए गए प्रयास अतुल्य हैं और हम आशा करते हैं कि आपकी पितृवत छाया भविष्य में भी हमें प्राप्त होती रहेगी। अब इसके बाद हम अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करते हैं कि आज के कार्यक्रम की स्मारिका का विमोचन करें।